जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने क्लास 10 का मॉडल पेपर साइंस का लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसमें 3 खंड है, खंड का, खा, गा। तो इसमें हम केवल खंड का को करेंगे फिजिक्स का, बाकी खंड खा और गा को हम एक वीडियो में लगाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए 2023 का मॉडल पेपर है, तो इसमें हम बात करेंगे और इससे क्या होगा, इसको देखने से आपको ये थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन की कैसी लिमिट है, कितने नंबर की उसकी कैपेसिटी है, कितने नंबर में आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है या कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, खंड खा में देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। देखिए, अगर हम बात करें कि 2 दर्पण होते हैं, जैसे एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, देखिए जब कोई गोलीय दर्पण को हम आधा काट देते हैं, ऐसे आधा चीर दें, तो क्या होगा, एक इधर बनता है और एक इधर वाला पार्ट, ये इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट। तो ये अभी हम नहीं बता सकते कि कौन सा दर्पण है, लेकिन अगर हम एक बार बाहर से कलई कर दें, पेंट कर दें, और एक बार अंदर से पेंट कर दें। ठीक, अब अगर मैं बाहर से पेंट कर दिया तो परावर्तक तल कहाँ होगा, लाइट हम कहाँ से जलाएंगे, अंदर की तरफ, मतलब कि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर है। जिसका आ से अंदर हो उसे बोलते हैं आ से अवतल। ठीक, और जिसका उभरे हुए तल पर हो तो उसे उभरा और उसे क्या होगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर हो उसे अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल पर होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, ये कह रहा है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण में एक केस ऐसा आता है कि जब हम, जैसे वक्रता केंद्र है और मध्य बिंदु को मुख्य फोकस, और जब यहाँ रखते हैं तो एक स्थिति ऐसा बनता है कि वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमको मिल जाता है, वो आभासी मतलब दर्पण के पीछे बनता है। तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा प्रतिरोधकता का मात्रक है। अब ध्यान से देखिए, प्रतिरोधकता क्या होता है, रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी बनेगा। अच्छा, आर का मात्रक क्या होता है, ओम। आर का मात्रक क्या होता है, ओम। और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो कितना बचा सर, ऊपर बचा ओम और क्या बचा, मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये यहाँ 2 नहीं रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। अब ध्यान से सुनना कि अगर पूछ ली कि विद्युत धारा किस में नापा जाता है तो एमीटर से नापा जाता है, लेकिन ये कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है। तो जनित्र एक ऐसा युक्ति है, डिवाइस है जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पश्चिमाभि द्वारा परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों दी जाती है। पहले ध्यान से समझ लेते हैं, लिखेंगे नहीं इसको। देखिए, वाहनों में जो हम दर्पण लगाते हैं वो उत्तल दर्पण लगाते हैं। अब उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं, उत्तल दर्पण कौन सा होगा, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए सतह पर होता है और अंदर क्या होता है, कलई किया गया होता है। तो हम क्यों लगाते हैं, पहले नंबर तो 1 नंबर तो मिल गया कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है, लिख लेंगे, 1 नंबर मिल गया। अब फिर 1 नंबर कब मिलेगा, जब आप बताएंगे क्यों। तो क्यों लगता है, क्योंकि यह एक ऐसा दर्पण है जो हमेशा, जो सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है और क्या बनाता है, आभासी बनाता है, और क्या बनाता है, वस्तु से छोटा बड़ा जो वस्तु होता है। अब जैसे मान लो आपका ये गाड़ी है। ठीक, अब गाड़ी में जो आपका साइड मिरर लगा है, जो शीशा लगा है, जो पीछे के देखने के लिए। अब जैसे मान लो कोई ट्रक है, बहुत बड़ा ट्रक है। ठीक, बहुत बड़ा ट्रक है, अगर आप, बहुत बड़ा ट्रक है मतलब वस्तु बहुत बड़ा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा छोटा बनेगा, तभी हम इस दर्पण में दूर दूर तक बहुत सारे गाड़ियों को देख लेते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर बड़ा बनता है प्रतिबिंब तो हम देख ही नहीं पाते पीछे वाली कौन सी गाड़ी है। ठीक, और दूसरा चीज़, अगर यहाँ हम अवतल लगा देते तब क्या होता है, तो अवतल दर्पण अगर लगा देते तो ये उल्टा बनाता है, मतलब ड्राइवर अगर यहाँ बैठा है तो आपको ड्राइवर का यहाँ दिखेगा और पहिया चारों ऊपर दिखेगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए वाहनों में जो दर्पण लगाया जाता है वो कौन सा दर्पण लगाया जाता है, उत्तल दर्पण लगाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखिए,
कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस की फोकस दूरी पर रखे, इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। मतलब कि हमें प्रतिबिंब बने, मतलब प्रतिबिंब पूछा है, ठीक है। वस्तु को लैंप से कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब हमें यू पूछा है कि कितनी दूरी पर रखा जाए वस्तु। अच्छा, पहले समझते हैं एफ, यू और वी क्या होता है। बी होता है प्रतिबिंब की दूरी, और यू होता है वस्तु की दूरी, और एफ होता है मुख्य फोकस। अब पहले समझते हैं कि इनका चिन्ह परिपाटी क्या होता है इसी छोटे से वीडियो में, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम दो दर्पण बना रहे हैं, एक ऐसा बना दे रहे हैं और एक ऐसा बना दे रहे हैं, ठीक। ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे एक कोऑर्डिनेट बना दूं, ज्योमेट्री बना दूं ऐसे, अब मैं कह दूं कि बाबू ये मूल बिंदु है। अगर हम इधर जाते हैं तो सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं, ऊपर जाते हैं तो सभी दूरियां क्या होती हैं, सॉरी, इधर हम जाते हैं राइट साइड में इधर, तो सभी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक, और पीछे जाते हैं तो ऋणात्मक, नीचे आते हैं तो ऋणात्मक, और ऊपर जाते हैं तो धनात्मक। बस कहानी खत्म। देखो, ये है हमारा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा, तो जितने भी प्रकाश भेजे जाएंगे वो सभी अंदर से भेजे जाएंगे, ठीक। और जब अंदर से जाएंगे तो इनका प्रतिबिंब यहीं बनेगा, मुख्य फोकस भी, वक्रता केंद्र यहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहलाती है। मान लीजिए यहीं वस्तु रखा गया है, तो वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी यू कहलाती है। मतलब इसका यू, एफ सब इधर ये है, और बी भी यहीं कहीं कटेगा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी यू, एफ और बी क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक। लेकिन अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि तो सर जी कभी कभी प्रतिबिंब तो इधर बन जाता है, तो जब प्रतिबिंब इधर बन जाता है तो यू बी क्या होगा, बी क्या होगा, धनात्मक होगा, जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ, तो अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि बी कब धनात्मक हो सकता है अवतल दर्पण में। अब उत्तल को समझ लेते हैं। अब उत्तल में अगर मैं एक चिन्ह परिपाटी खींच दूं, सिंपल सा चीज़, तो इसमें से हम देखिए, अगर मैंने क्या किया, अंदर से कलई कर दिया। अब प्रकाश किरणों को आप कहाँ भेजेंगे, उभरे हुए तल पे, तो मान लो प्रकाश किरण इधर आ गया। अब ध्यान से आप समझो कि वस्तु कहाँ है, वस्तु इधर रखा है ना, वस्तु इधर है ना, तो वस्तु इधर है, मतलब यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यू, तो यू क्या होगा, निगेटिव होगा। अच्छा, इसका जो मुख्य फोकस होगा, ये गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस अंदर की ओर होते हैं, तो इनका एफ क्या होगा, इनका एफ धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है। अच्छा, बी किधर बनेगा, बी इधर बनता है, तो बी क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक। अब चलिए इस न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करते हैं, यहीं कर लेते हैं। कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से सुनो, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। अब आप बताइए कि अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी अंदर होती है, मतलब इधर होती है, तो माइनस होगा, इसलिए हम माइनस कर दिए। कह रहा वस्तु को लेंस से कितनी दूरी, देखो वस्तु से, तो मतलब यू पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर रखें कि हमारा जो प्रतिबिंब बने वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। तो हमारा जो बी बने कितना, 10 सेंटीमीटर। तो बी क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, बी भी धैर्य होगा, तो बी क्या होगा, निगेटिव, ठीक। फार्मूला दर्पण का क्या होता है, 1/f = 1/b प्लस 1/u, है ना। अभी आपके मन में तो यही आया होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं से देखा, ये दर्पण नहीं, ये लेंस है, तो यहाँ माइनस होता है, ठीक है, यहाँ क्या होता है, माइनस होता है। अब 1/f, एफ का मान रख देंगे हम 15, माइनस रख दिए, इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, यू का मान हमें निकालना है ना, तो यू का मान ऐसे कर देंगे, और बी का मान दिया हुआ -10, तो यहाँ -10 कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/15 माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/10 इक्वल टू क्या होगा, -1/u, ठीक। अब इसका जब हम लासा पालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, 15 और 10 का लासा कितना होता है, 30, 15 दूने -2 प्लस 10 3 हो जाएगा, इक्वल टू -1/u। अच्छा, 3 में से 2 गया, 1/30 इक्वल टू -1/u। अब इसको जब हम उल्टा करेंगे, माइनस को उधर भेज देंगे, तो u का मान हमारा मिल गया -30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जरा दृष्टि दोष क्या हो, इसका निवारण कैसे होता है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ बता दूं कि देखो, एक वर्ड याद करो, दूना, ठीक है। देखो, ऊ मतलब क्या होता है, ऊ मतलब होता है उत्तल, ऊ मतलब क्या होता है, उत्तल। ना, आ मतलब क्या होता है, अवतल, ठीक। एक चीज़ याद करो, ये क्या है, अवतल, अवतल, ठीक।
दा से क्या होता है दूर दृष्टि दोष, दा से क्या होता है दूर दृष्टि दोष, और ना से क्या होता है निकट दृष्टि दोष, ना से क्या होता है निकट दृष्टि दोष। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि दूर दृष्टि दोष में निवारण के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है या कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और ना से निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाया जाता है। अब आपको पता होगा कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है ना। लेकिन हमसे क्वेश्चन कह रहा है जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो जरा मतलब का आधा आधा दोनों हो। तो ऐसा दृष्टि दोष जिनमें दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों होता है उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अब बाबू बताओ, जब दोनों दृष्टि दोष है, जो बूढ़े लोग होते हैं इसलिए उनका चश्मा ऐसे बना होता है, ऊपर उत्तल रहेगा और नीचे क्या होगा अवतल रहेगा। मतलब इनमें क्या होता है द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका निवारण के लिए कैसे होता है, इसमें निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे का देख लेते हैं। कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखो। सिंपल सी चीज़ है, प्रकाश का परावर्तन तो आप लोग रटे ही होंगे। प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या है, ध्यान से सुनो। जब प्रकाश किरणें जो आती हैं और टकरा के चली जाती हैं, बीच में हम एक अभिलंब खींच देते हैं। ऐसा फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है अभिलंब, ऐसा नाम भी दे दीजिएगा, ये अभिलंब है। ये क्या है आपतित किरण और ये क्या है परावर्तित किरण। इनके दोनों बीच में जो कोण बनता हो आई, इनके बीच का जो कोण बनता हो वो आर, आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। ये जो बिंदु होता है इसको क्या कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। सर जी इसका क्या नाम है, ये बाबू तल है आपका। तो कह रहा है परावर्तन के नियम लिखो। तो पहला नियम क्या लिखेंगे, नहीं बता दे रहे हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, ठीक। दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम यह था कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, कोण आई इक्वल टू कोण आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे तो 1 नंबर पा गए इसमें, ठीक है, 2 नंबर पा गए और 1 नंबर इसमें पा जाएंगे और 1 नंबर इसमें पा जाएंगे। अब समझते हैं। देखो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, तो सबसे पहले अगर हम कोई अवतल दर्पण बना लें, ठीक है सर जी। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मान लो सेंटर है, वक्रता केंद्र है, तो यहाँ से जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है आर। यहाँ से दूरी क्या कहलाती है आर, और इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं मुख्य फोकस, और इसकी दूरी को क्या कहते हैं फोकस दूरी, ठीक। ये स्मॉल एफ हो गया, ये कैपिटल एफ हो गया एफ, ठीक है, फोकस दूरी। अब ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, मतलब ये 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, पूरी दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो आधा आधा कितना होगा तो जी 10। तो जब ये 10 हो गया और यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है फोकस दूरी, तो f का मान हमको मिल गया कितना 10 सेंटीमीटर। लेकिन आप बताएं जो 10 है वो इधर है ना, इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमें b निकालना है, ठीक। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और u आपको दिया 5 सेंटीमीटर पर, u आपको क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, तो -5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, 5 मतलब u को हमने यहाँ रखा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है। अब इसके मध्य बिंदु को अगर हम यहाँ वस्तु को रखा है, क्योंकि कह रहा है वस्तु को 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे जब, तो जब आपको याद होगा जब हम यहाँ इस केस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा इधर बनता है ना। लेकिन अगर आप ये भूल गए हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अभी आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो बता देगा कि b कहाँ बनेगा। अगर b प्लस आ गया मतलब इधर चला जाएगा, और माइनस होगा तो इधर ये बनेगा। तो चलो इसको चेक करते हैं। 1/f -10 इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो प्लस 1/u का मान 5 है, इसलिए हम -5 कर दिए, ठीक। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये 1/10 माइनस का प्लस हो जाएगा 1/5 इक्वल टू 1/b। 5 और 10 का लासापा कितना होता है 10 -1 प्लस 2 इक्वल टू 1/b। 2 में से 1 गया 1, तो b का मान आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखो b का मान पॉजिटिव आया है, मतलब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा ये इधर बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर बन रहा है, और क्या होगा ये आभासी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसी में यहाँ लगा दे रहे हैं। देखो अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब वस्तु को 15 सेंटीमीटर रख दिया, यहाँ 10 था
टोटल 20 था, यहाँ 5 हो गया। मतलब अगर हम वस्तु को इधर ये रखेंगे तो आपको ये केस याद होगा कि जब हम वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो इधर ये कहीं बनता है प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र के पीछे। तो अगर हम f का मान कितना है -10, u का मान आपको दे दिया है कितना सेंटीमीटर पर, -15 सेंटीमीटर, b का मान पूछा है कितने सेंटीमीटर पर बनेगा, तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। तो ये होगा 1/10 इक्वल टू 1/b माइनस 1/15, प्लस 1/u होता है ना, तो u का मान दिया है -15, इसलिए प्लस को माइनस कर दिए। अब ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। ठीक, अब 15 और 10 का लासा पर कितना होता है 30, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30 इक्वल टू 1/v। -3 में से 2 गया, -1/30, उल्टा करेंगे तो b का मान हमको कितना मिल जाएगा -30 सेंटीमीटर। अर्थात हमको ये पता चल गया b का मान माइनस आया, तो b का मान माइनस आया मतलब b इधर ये कहीं बन रहा है ना। यहाँ तक 20 सेंटीमीटर था तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन रहा है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो दर्पण बन रहा है वास्तविक है और दर्पण के सामने ही है, पीछे नहीं है। ठीक है, वास्तविक है और दर्पण के सामने ही, कितने सेंटीमीटर पर, -30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है लेंस क्या होता है ये आप लोग देख लेंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। इसको हम कराते हैं तीसरे का खा, अथवा करके दिया है। ठीक है, तो तीसरे का खा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। अब बाबू जो प्रतिरोध होता है, जो आर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एल के, और जो हमारा आर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/a के। ठीक है, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है R = ρl/a होता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रतिरोध होता है वो दूरी पर डिपेंड करता है, चालक की लंबाई पर, पहली चीज़। और जो हमारा प्रतिरोध होता है वो किस पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो हमारा जो क्षेत्रफल होता हमारा जो प्रतिरोध है वो दो बातों पर निर्भर करता है, एक लंबाई पर और एक क्षेत्रफल पर। ठीक है, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, ये होता है इसका निर्भरता। तो जब इनको मिलाएंगे तो हमारा एक फार्मूला बनता है ρ ∝l/a। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, हम लिख देंगे ρl/a। ठीक है, सबकी जो कांस्टेंट होती है, सबकी प्रतिरोधकता होती है सेम होती है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी दिए गए चालक, देखो अब क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर तो आपको मिल गया इसमें, अब 3 नंबर आपको इसमें मिलेगा। कह रहा दिए गए पदार्थ की किसी एल लंबाई, चलो ठीक है भैया हमारा कोई तार है एल लंबाई का है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है इसकी मोटाई ए है, मतलब इसकी जो मोटाई है क्या है, ए है। तो इसका आर क्या होगा, R1 के ले लें, अगर R1 का फार्मूला तो क्या होता है ρl/a। तो ρl/a का जो प्रतिरोध हो दिया है हमको 4 ओम। ठीक, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब नेक्स्ट कह रहा है इस पदार्थ के किसी अन्य तार का, अब इसी तार को क्या कर दिया, देखो छोटा कर दिया, ये एल लंबाई का था, अब इसको आधा कर दिया, मतलब l/2 हो गया। तो जब हम आधा करेंगे, इतने बड़े तार को जब हम इसे पचकाएंगे तो उसकी चौड़ाई बढ़ नहीं जाएगी, तो इसकी चौड़ाई मान लो 2a हो गई। ठीक, जैसे मान लो पहले 5 था, मान लो पहले 4 सेंटीमीटर था, अब इसका आधा कर दिया तो 2 सेंटीमीटर हो गया। पहले मान लो इसका चौड़ाई 2 था, अब मोटा कर दिए तो 4 नहीं हो जाएगा। ठीक, ऐसा सिंपल सी चीज़ है। अब इसकी हमको निकालना है कि R2 इसकी प्रतिरोध कितनी होगी। ठीक, तो R2 = क्या होगा, R2 = होता है ρl/a। ठीक, ρl इस लंबाई कितना हो गया l/2 अपान a, लेकिन यहाँ a ना होकर यहाँ क्या है 2a, तो 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा ρl/4a। आपको ये ध्यान से देखिए, ये ρl/a का मान आपको दिया है, ρl/a का मान दिया है, ρl/a का मान कितना दिया है 4, तो ऊपर 4 और नीचे 4 कट गया, कितना आ गया 1 ओम। ये हमारे नए पदार्थ का प्रतिरोध आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। विद्युत विभवांतर क्या होता है, सिंपल सी चीज़, जब एकांक आवेश को, ऐसे Q0 ले लो। ठीक, बता दे रहा हूँ, एकांक आवेश को एक बिंदु से a b, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। VA - VB = W/Q0। एकांक आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 10 ओम, ध्यान से सुनो, 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अब ध्यान से देखो, जो हमारा श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, तो जी तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट। और समांतर क्रम का क्या होता है, समांतर क्रम का तो ये होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 डॉट, है ना, जितना कुछ। तो पहला कह रहा है कि भैया समांतर क्रम में निकालना है 10 ओम, तो क्या होगा, 1 R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। अब 10 20 30 का लासापा कितना होगा 60, 10 छक 60, 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60, तो ये होगा 1/R इक्विवेलेंट। ठीक, 6 3 9 2 11, 11/60। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 11/60 हो गया, R इक्विवेलेंट 1/R, हमें R इक्विवेलेंट का मान चाहिए तुल्य प्रतिरोध, तो क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट इसको उल्टा कर देंगे तो ये 60/11 ओम आ गया, हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक, अगर इसको दशमलव में लिखना चाहते हैं तो कितनी बच जाएगा, 55, 5 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है। अब कह रहा है इसी को श्रेणी क्रम में जोड़ो, कितना आता है, तो श्रेणी क्रम में तो एकदम आसान है। R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, कितना होगा 2 20 50 1 60, तो ये हमारा R इक्विवेलेंट कितना हो गया 60 ओम, सबसे ज़्यादा आंसर। ठीक, अब ये क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींचकर उसका सिद्धांत बताइए तथा उसकी कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, देखिए इसका सिद्धांत क्या होता है, लिख देना कि विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, ये चीज़ आप जरूर लिख दीजिए कि चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जब यहाँ पे बल लगता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कार्यविधि में आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, चुंबक है एक लगा देंगे, ये आपका आर्मेचर है। ठीक, ये आर्मेचर ऐसे घूमता रहता है पटर पटर, ये चुंबक के कारण कैसे घूमता है, यहाँ देखो, यहाँ पर C1 C2 क्या लगा होता है, यहाँ पे जो आपका C1 C2 ये विभक्त वलय है। ठीक, जब हम यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं और बैटरी से जब विद्युत धारा हम प्रवाहित भेजते हैं विद्युत धारा को, तो जब ये धारा इधर आती है तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी विद्युत धारा चली जाती है AB और CD में। तो यहाँ विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है विपरीत दिशा में। तो ये क्या करता है, ये रिपल करता है, एक दूसरे को भगाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल हो, तो एक दूसरे को विपरीत दिशा में ढकेलते रहते हैं, जिसके कारण ये हमारा जो आर्मेचर होता है इसे घूमता रहता है। ठीक है, पूरा इसे तो घूमता रहता है। क्या लिखेंगे, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो यहाँ पे बल लगेगा जो घुमाता है, और घुमाने वाला ही बलयुग्म कहलाता है। बलयुग्म मतलब होता है घुमाने वाला बल, उसे कहते हैं बलयुग्म। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है। दूसरा लिख देंगे कि आर्मेचर का दोनों सिरा AB और AB और CD में धारा की दिशा विपरीत होती है, अतः दोनों भुजाओं में बल बराबर तथा विपरीत लगेगा, तब एक बल युग्म का निर्माण होता है। और यह जो बल युग्म होता है वो आर्मेचर को एक निश्चित दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, और ये जो C1 C2 होता है ये विभक्त वाले आर्मेचर के साथ घूमता रहता है, इसलिए यहाँ देखो आपको एक ये पूरा घूमता है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, ये क्या करता है, इसे पूरा इसे घूमता रहता है। ठीक है, यहाँ एक समझिए एक गोल टाइप स्प्रिंग होती है, तो घूमता रहता है गोल की तरह। ठीक है, तो और ये B1 B2 क्या होता है, B1 B2 ये संपर्क ब्रश है। ठीक है, ये ब्रश है, ये क्या है, ब्रश है। तो आप लोग ऐसे इसका कार्यविधि और सिद्धांत लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिनालिका किसे कहते हैं तथा परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारा परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव निर्धारित कैसे किया जाता है, तो अभी हम आपको इसमें दे देंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल है। बाकी खंड खा में केमिस्ट्री है, और खंड गा में क्या है, ये रहा आपका खंड खा और खंड गा। ठीक है, ये खंड खा
और ये खंड गा। ठीक, तो इसमें हम एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा समझा देंगे, कल लेकर चले आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।